लाहौर की शाम धुंधली रोशनी में डूबी हुई है। सड़कों पर गाड़ियों का शोर है, मगर रूमी अपनी कार में खामोश बैठा है। रियर व्यू मिरर में उसकी आंखों के गिर्द फैला हुआ थकन और अंदर छुपा हुआ इस्तराब साफ झलक रहा है। वो बार बार एक ही मंजर को अपने जहन में दोहरा रहा है। अमीरा भार्गव का शानदार मैंशन, सुनहरी फानूसों से जगमगाता हॉल, अमीरा का पुरएतमाद मुस्कराता हुआ चेहरा और दीवारों पर लटकती हुई वो तस्वीरें जिनमें गुलजार भार्गव का कोई निशान बाकी नहीं रहा। ऐसा लगता था जैसे इस खानदान की तारीख को खुद इस औरत ने मिटाकर अपने नाम से अस्सिरे नौ लिखने की कोशिश की हो। रूमी की नजरें खिड़की के बाहर जाती हैं, लेकिन दिलो दिमाग उसी कटी फटी तस्वीर में कैद है जहां साजिश और ताकत की खुशबू एक दूसरे में घुल रही है। रूमी अपने ब्रीफ केस में रखी नोट्स की कॉपियां निकालता है, कागजों पर झुके हुए अल्फाज को गौर से पढ़ता है। उसके चेहरे पर संजीदगी और हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट आती है, जैसे वो अंदर ही अंदर किसी राज को जान चुका हो। वो धीरे से खुद कलामी करता है, ये औरत मासूम नहीं, ये तो शतरंज की ऐसी खिलाड़ी है जो अपने हर मोहरे को कुर्बान करके भी आखिरी बार जीतने की सलाहियत रखती है। इसके जहन में साफ नक्श है कि अमीरा ने गुलजार की यादगारें मिटाने से लेकर कंपनी पर मुकम्मल कब्जे तक सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया है। रूमी अपनी नोट्स को दोबारा तरतीब देता है, जैसे कोई माहिर जज गवाहियों को जोड़ रहा हो। इस लम्हे वो जान लेता है कि वो जिस खेल में कदम रख चुका है, इसकी बसात किसी आम मुजरिम ने नहीं बल्कि एक चालाक दिमाग ने बिछाई है। और रूमी को यह भी अंदाजा है कि इस खेल का असल मास्टरमाइंड उसे खुद ही बनना पड़ेगा। टीवी स्क्रीनों पर एंकर्स और रिपोर्टर्स चीखते हुए दावा कर रहे हैं कि इंसाफ हो चुका, सच्चाई सामने आ गई और मुजरिम की कहानी खत्म हो गई। अखबारात की हेडलाइंस में बड़े बड़े हरूफ में लिखा है, कानून ने जीत हासिल कर ली। मगर रूमी जानता है कि यह सब महज दिखावा है। मीडिया के कैमरे सिर्फ वही मंजर दिखाते हैं जो ताकतवर चाहता है। असल कहानी हमेशा पर्दे के पीछे दफन रहती है। वो खिड़की से बाहर शाम के बोझल साए देखता है और अपने दिल में पुख्ता यकीन दहराता है, असल मास्टरमाइंड अभी आजाद है, और जब तक वो आजाद है, इंसाफ महज एक झूठा नारा है। इस लम्हे रूमी की आंखों में एक ऐसी रोशनी झलकती है जिसमें जिद भी है और इंतकाम का अज़्म भी, जैसे वो खुद अपनी तकदीर को इस जंग के साथ बांध चुका हो। लाहौर के पोश इलाके में अमीरा भार्गव के मैंशन के अंदर एक खुफिया मीटिंग हो रही है। शानदार कमरे के दरो दीवार सोने की झलक से चमक रहे हैं, लेकिन फजा में एक खौफनाक संजीदगी छाई है। लंबे मेज के गिर्द उसके भांजे और करीबी रिश्तेदार बैठे हैं। सबकी नजरें अमीरा पर जमी हुई है। वो आहिस्ता आहिस्ता कुर्सी पर सीधी होती है, फिर धीरे मगर कड़े लहजे में कहती है, आसिफ की वापसी हमारे लिए जहर है। अगर वो जिंदा रहा तो हमारी बुनियादें हिल जाएंगी। अब वक्त आ गया है कि उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। हादसा बना दो, बीमारी का बहाना बना दो, मगर ये लड़का अब दोबारा नजर ना आए। कमरे में खामोशी गहरी हो जाती है। रिश्तेदार एक दूसरे को देखते हैं, मगर कोई इनकार नहीं करता। सब जानते हैं कि अमीरा का हुक्म सवाल से बालातर है। उस लम्हे वो औरत किसी खानदान की फर्द नहीं लगती, बल्कि एक शहमात देने वाली हुक्मरान दिखाई देती है, जिसने अपने इक्तदार को बचाने के लिए अपने ही साये को दुश्मन बना लिया है। कराची के एक छोटे और बोसीदा फ्लैट में आसिफ खामोशी से बैठा है। पुराने पंखे की चरचराहट, बिजली के कमजोर बल्ब की मध्यम रोशनी और बाहर सड़क पर आती जाती गाड़ियों का शोर एक अजीब सा उदासी भरा माहौल बना रहा है। आसिफ के सामने चाय का कप रखा है जो कब का ठंडा हो चुका है, मगर वो उसे हाथ तक नहीं लगाता। उसकी आंखों में मायूसी की धुंध है, जैसे जिंदगी ने उसे सब कुछ छीन लिया हो। वो सोचता है कि शायद इसकी कहानी यही खत्म हो गई,
कि अब लड़ने को कुछ बाकी नहीं रहा, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी मुसलसल उसे कचोके लगाती है, जैसे कोई छुपा हुआ राज बार बार उसके करीब आकर सरगोशी करता हो। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। आसिफ अपनी मुट्ठी भींच लेता है, मगर अल्फाज उसके लबों पर नहीं आते। चंद दिन बाद आसिफ के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। वो चौंक कर उठता है और एहतियात से दरवाजा खोलता है। सामने कोई अजनबी खड़ा है। अजनबी खामोशी से एक मुड़ा हुआ लिफाफा इसके हाथ में थमा देता है और बिना कुछ कहे अंधेरे में गायब हो जाता है। आसिफ के हाथ कांप रहे हैं जब वो लिफाफा खोलता है। अंदर एक मुख्तसर सा खत है जिसमें लिखा है, तुम्हारा असल दुश्मन अभी जिंदा है, लाहौर वापस आओ वरना देर हो जाएगी। ये अल्फाज आसिफ के दिल को झंझोर देते हैं। कमरे की मध्यम रोशनी में उसके चेहरे पर हैरत और खौफ दोनों के साए उतर आते हैं, जैसे किसी ने अचानक उसकी खोई हुई जंग को दोबारा जिंदा कर दिया हो। आसिफ बार बार खत को पढ़ता है, जैसे हर लफ्ज के पीछे छुपा हुआ राज ढूंढ रहा हो। उसके माथे पर पसीने के कतरे उभर आते हैं और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो जानता है कि ये पैगाम किसी आम शख्स ने नहीं भेजा। इसमें वही तफसील है जो सिर्फ अंदर का कोई आदमी जान सकता है, कोई ऐसा जो साए में रहकर सब कुछ देखता रहा हो। आसिफ की सोचों में शक को शुबह की आग भड़कने लगती है। आखिर ये कौन है जो उसके राज जानता है? क्या ये कोई दोस्त है या फिर जाल में फंसाने की नई तरकीब? वो कुर्सी पर पीछे झुककर आंखें बंद कर लेता है, लेकिन खत के अल्फाज गूंजते रहते हैं, असल दुश्मन अभी जिंदा है। ये अल्फाज अब उसके जहन पर नक्श हो गए हैं, जैसे कोई निशान जिससे बचना नामुमकिन हो। आसिफ ने सारी रात जागकर गुजार दी। खिड़की के बाहर सुबह की मध्यम किरणें आहिस्ता आहिस्ता फ्लैट में दाखिल हुई तो वो फैसला कर चुका था। वो लाहौर वापस जाएगा, लेकिन इस बार खामोशी से, बिना किसी को बताए। उसने अपने मोबाइल फोन का सिम कार्ड निकाल कर तोड़ दिया, पुरानी फाइलों को आग लगा दी और सिर्फ एक छोटा सा बैग तैयार किया जिसमें चंद कपड़े और वो पुरस्रार खत रखा। जब वो कराची स्टेशन के सुनसान प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो उसके कदम भारी थे, लेकिन आंखों में एक नई रोशनी थी, वो रोशनी जो खौफ के साथ साथ अज़्म को भी जन्म देती है। इस लम्हे उसे एहसास हुआ कि ये सफ़र सिर्फ एक शहर का नहीं, बल्कि उसके माजी, हाल और मुस्तकबिल का भी है। लाहौर के खामोश कैफे में रूमी अकेला बैठा है। इसके सामने मेज पर बिखरी हुई फाइल्स, तस्वीर और चंद पुराने कागजात रखे हैं। इसकी नजरें बार बार उन्हीं सबूतों पर जाती हैं, जैसे वो हर लफ्ज और हर तस्वीर के अंदर छुपी कहानी को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। बाहर बारिश की हल्की बूंदें खिड़की के शीशे पर पड़ रही हैं और कैफे के अंदर हल्की सी मौसीकी फजा को और संजीदा बना देती है। रूमी गहरी सोच में डूबा। हवा है कि अचानक उसके सामने वाली कुर्सी पर एक मानूस सा वजूद आकर बैठता है। रूमी चौंक कर ऊपर देखता है। ये आसिफ है। वो खामोशी से उसके सामने बैठ चुका है। लम्हा भर के लिए रूमी के हाथ से कलम छूटकर मेज पर गिर जाता है और उसके चेहरे पर हैरत और तजस्सुस एक साथ उभर आते हैं। रूमी की आंखों में हैरत और तशवीश घुल जाती है। वो आसिफ को देखकर झुक जाता है, जैसे यकीन करने में वक्त ले रहा हो कि ये वाकई सामने बैठा है। चंद लम्हे की खामोशी के बाद वो मध्यम मगर कड़े लहजे में कहता है, तुम वापस क्यों आए हो? तुम्हें अंदाजा है कि ये शहर तुम्हारे लिए कितना खतरनाक है? यहां हर साया दुश्मन बन सकता है और हर दरवाजा तुम्हें अंधेरों में खींच सकता है। रूमी के लहजे में सिर्फ फिक्र नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ खौफ भी झलक रहा था, क्योंकि वो जानता था कि आसिफ की वापसी सिर्फ एक शख्स की आमद में ही, बल्कि कई तूफानों को जगाने वाली दस्तक है। आसिफ कुछ देर खामोश बैठा रहता है, जैसे अल्फाज ढूंढ रहा हो। उसकी आंखों में गम की परछाइयां है। वालिद और भाई दोनों की अचानक मौत की यादें अब भी उसके दिल को काटती हैं। वो गहरा सांस लेकर आहिस्ता से कहता है, मुझे एक खत मिला था, एक ऐसा पैगाम जिसने मुझे चैन से बैठने नहीं दिया। उसमें लिखा था कि सब खत्म नहीं हुआ और मुझे वापस आना होगा।
इसी लिए मैं लाहौर आया हूं। इसके लहजे में उलझन भी थी और बेचैनी भी, जैसे वो खुद भी पूरी तरह नहीं जानता कि ये सफर किस तरफ ले जाएगा। रूमी उसके चेहरे को गौर से देखता है और लम्हा भर को महसूस करता है कि आसिफ किसी बड़े राज के दहाने पर खड़ा है, मगर उसे अभी खुद भी इस राज की पूरी गहराई का इल्म नहीं। रूमी और आसिफ कुछ लम्हे एक दूसरे को खामोशी से देखते रहते हैं। बाहर बारिश थम चुकी है, मगर कैफे के अंदर की फजा अब भी बोझल है। रूमी के जहन में कई सवाल घूम रहे हैं। ये खत किसने लिखा? आसिफ को क्यों वापस बुलाया गया? और इस वक्त उसे किस खेल में घसीटा जा रहा है? दूसरी तरफ आसिफ की नजरें मेज पर रखी फाइलों पर जम जाती हैं, जैसे वो जानता हो कि उन कागजों में उसके माजी और हाल के राज छुपे हैं। इस खामोश लम्हे में दोनों के दरमियान एक अनजाना सा रिश्ता कायम हो जाता है, एक ऐसा इत्तेहाद जो लफ्जों में बयान नहीं होता, मगर जिसकी बुनियाद खौफ और सच्चाई की तलाश पर होती है। रूमी आहिस्ता से फाइल बंद करता है और दिल ही दिल में फैसला करता है कि अब वो आसिफ के साथ मिलकर इस खेल की गहराई में उतरेगा। अगले दिन रूमी और आसिफ एक पुराने दफ्तर में बैठे हैं, जहां गर्द आलूदा अलमारियों और भारी फाइलों का ढेर लगा हुआ है। कमरे की खिड़की से धूप अंदर आती है और कागजों पर सुनहरी लकीरें डाल देती है। दोनों पुरानी कंपनी के रिकॉर्ड्स खंगाल रहे हैं, जैसे वक्त की तह में छुपे राजों को निकालने की कोशिश कर रहे हों। अचानक आसिफ के हाथ एक फाइल लगती है, जिसके सफ़ाहात पर मुहर के निशान और खुफिया दस्तावेजात जमी हुई है। रूमी फाइल को खोलकर पढ़ता है तो उसकी आंखों में तजस्सुस की चमक पैदा हो जाती है। कागजों पर कुछ ऐसे मुआहदे और खतूत हैं जिन्हें कभी अवामी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था, और इन तमाम दस्तावेजात के आखिर में सिर्फ एक ही दस्तखत बार बार दोहरा हुआ है, अमीरा भार्गव। कमरे की खामोशी में ये नाम ऐसा लगता है जैसे किसी खतरनाक सच्चाई ने अचानक अपनी शक्ल दिखा दी हो। आसिफ फाइल के कागजात देखते हुए कांप सा जाता है। उसके हाथ थरथरा रहे हैं और आंखों में एक खौफनाक एहसास उतर आता है। वो मध्यम आवाज में कहता है, ये दस्तखत मेरी अपनी सौतेली मां के हैं। उसके लहजे में शौक और दर्द दोनों शामिल थे, जैसे उसने कभी सोचा भी ना हो कि घर की दीवारों के अंदर छुपी हुई शख्सियत इतनी जालिम और चालाक निकलेगी। आसिफ के जहन में बचपन के वो सारे लम्हात तेजी से लौट आते हैं, जब अमीरा ने खुद को एक मेहरबान और नर्म दिल मां के तौर पर पेश किया था, मगर अब ये कागजात उस निकाब को चाक कर रहे थे। रूमी खामोशी से उसे देखता है और महसूस करता है कि आसिफ की दुनिया एक ही लम्हे में टूटकर बिखर गई है। रूमी आसिफ के करीब आकर फाइल उसके हाथ से ले लेता है ताकि वो मजीद घबराहट में ना डूब जाए। वो कागजात को तरतीब से रखकर कहता है, देखो आसिफ, ये सिर्फ एक पहेली का टुकड़ा है। अभी पूरी तस्वीर वाजे नहीं हुई। हो सकता है ये दस्तखत जाली हो या फिर किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किए गए हों। हमें जज्बाती होने के बजाय सबूतों की गहराई में जाना होगा। रूमी की बात सुनकर आसिफ कुछ संभलने की कोशिश करता है, मगर उसकी आंखों की नमी और आवाज की कपकपाहट जाहिर करती है कि उसके दिल पर कितना भारी बोझ आ चुका है। उस लम्हे रूमी दिल ही दिल में अहद करता है कि वो आसिफ को उस अंधेरी साजिश में अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे इस राह में कितना ही खतरा क्यों ना छुपा हो। इसी दौरान कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक होती है। रूमी फौरन फाइल बंद कर देता है और दोनों एक दूसरे की तरफ चौंक कर देखते हैं। आसिफ के माथे पर पसीना झलकने लगता है, जैसे उसे डर हो कि कोई उनकी सरगर्मियों पर नजर रख रहा है। दरवाजा खुलता है और अंदर सेक्रेटरी सायरा दाखिल होती है। उसके हाथ में कुछ मजीद फाइलें हैं और चेहरे पर एक ऐसी संजीदगी जो आम दिनों में दिखाई नहीं देती। वो दोनों को देखकर आहिस्ता से कहती है, आप लोगों को जो जवाब चाहिए वो उन फाइलों में छुपा है, लेकिन ये सब जानने के बाद आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। कमरे की फजा मजीद बोझल हो जाती है और एक गैर यकीनी कैफियत सब पर छा जाती है। सायरा फाइलें मेज पर रखती है और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें खोलने लगती है। उसकी उंगलियां जैसे हर सफ़े को बड़ी एहतियात से पलट रही हों, गोया किसी बारीक राज को बेनकाब करने जा रही हों। आसिफ और रूमी दोनों उसके चेहरे के तासुरात पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर सायरा एक लम्हे के लिए रुकती है और आसिफ की आंखों में देखकर कहती है, तुम समझते हो कि ये सब हादसा था, मगर नहीं, तुम्हारे वालिद और भाई की मौत एक सोची समझी साजिश थी।
आसिफ का दिल जैसे धड़कना भूल जाता है। उसकी आंखों में बेयकीनी और खौफ की चमक उतर आती है। रूमी भी कुर्सी पर सीधा होकर बैठ जाता है, जैसे अचानक मंजर मजीद खतरनाक रुख इख्तियार कर गया हो। कमरे में एक ऐसी खामोशी छा जाती है जो किसी तूफान से पहले की खामोशी मालूम होती है। आसिफ की आंखें सायरा के चेहरे पर जमी रहती हैं, जैसे वो उसकी हर बात की तस्दीक अपने दिल से चाहता हो। लरसती हुई आवाज में वो पूछता है, ये कैसे मुमकिन है? कौन इतना जालिम हो सकता है कि मेरे अपने खानदान को यूं खत्म कर दे? सायरा आहिस्ता से एक और फाइल खोलती है। इसमें रिपोर्ट्स, बैंक अकाउंट्स और खुफिया खतूत जुड़े हैं। वो कागजों पर उंगली फेरते हुए कहती है, ये सब हादसा नहीं था आसिफ, ये कदम ब कदम एक मंसूबा था। किसी ने ताकत और दौलत के लिए तुम्हारे खानदान को रास्ते से हटाया, और सबसे हैरान कुन बात यह है कि कातिल अभी जिंदा है और तुम्हारे करीब भी। रूमी के दिल में एक झटका सा लगता है। आसिफ का सांस फूलने लगता है और कमरे की हवा अचानक बोझल हो जाती है। आसिफ कुर्सी से उठ खड़ा होता है, जैसे उसके जिस्म में बैठे हुए गुस्से और दुख ने अब चैन से बैठने ना दिया हो। उसकी मुट्ठी सख्ती से बंद हो जाती है और आंखों में सुर्खी उभर आती है। वो बुलंद आवाज में कहता है, अगर कातिल जिंदा है तो मुझे उसका नाम चाहिए। मैं मजीद अंधेरे में नहीं रह सकता। सायरा लम्हा भर के लिए खामोश हो जाती है। उसकी निगाहें रूमी और आसिफ के दरमियान घूमती है। फिर वो धीमी मगर गहरी आवाज में बोलती है, नाम अभी नहीं बता सकती, क्योंकि सच्चाई सिर्फ लफ्जों से नहीं, सबूतों से साबित होती है, और ये सबूत इकट्ठे करना आसान नहीं होगा। अगर तुम तैयार हो तो एक खतरनाक रास्ते पर चलना होगा, जहां हर कदम पर जान का खतरा है। आसिफ के लब कांपते हैं, मगर उसके लहजे में अज़्म झलकता है। मैं तैयार हूं, चाहे जान चली जाए, मगर ये खेल खत्म करना होगा। रूमी, जो अब तक खामोश बैठा सब सुन रहा था, उसकी आंखों में वही पुराना सुकून छुपा है, मगर ज़हन किसी और ही हिसाब में उलझा हुआ है। वो नरमी मगर फैसला कुन लहजे में कहता है, अगर हम सबूत चाहते हैं तो हमें हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। एक गलती ना सिर्फ इस खेल को बिगाड़ सकती है, बल्कि हमारी जान भी ले सकती है। सायरा आहिस्ता से सर हिलाती है और फाइलों का एक छोटा सा बंडल उनके सामने रख देती है। उसकी आवाज लरसती है, ये बस शुरुआत है, बाकी सब तुम्हें खुद तलाश करना होगा। लेकिन याद रखो, जितना करीब जाओगे उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। आसिफ इस फाइल को अपने हाथों में लेता है, जैसे कोई जंगजू अपनी पहली तलवार उठा रहा हो। उसकी निगाहें अब खौफ से खाली और अज़म से भरी हुई है। रूमी दिल ही दिल में सोचता है, यही तो वो मौका है जिसका मुझे इंतजार था। खेल अब तेजी से अपने असल रुख पर जा रहा है। लाहौर के एक पुराने बंगले के वसी हॉल में अमीरा भार्गव बैठी है। सामने लंबी मेज पर उसके खास आदमी जमा है। हर एक के चेहरे पर खौफ और वफादारी का अजीब इम्तिजाज है। अमीरा सर्द लहजे में बोलती है, शहर में एक नापसंदीदा खबर उड़ रही है, आसिफ वापस आ गया है। हॉल में खामोशी छा जाती है। सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अमीरा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरती है, मगर आंखों में खतरनाक चमक है। वो कहती है, ये वापसी किसी हादसे की मोहताज है। याद रखो, कोई शोर न उठे। सब कुछ ऐसा लगे जैसे किस्मत ने खुद फैसला किया हो। इसकी आवाज में इतनी सख्ती है कि सब आदमी बेक वक्त सर झुका लेते हैं। अमीरा मेज पर हाथ मारकर आखिरी जुमला कहती है, जो भी रुकावट है उसे खत्म कर दो, ताकि भार्गव खानदान की राजधानी कभी कमजोर न हो। रात के सन्नाटे में आसिफ अपनी कार में अकेला जा रहा होता है। सड़क सुनसान है। अतराफ में बुझती हुई लाइटें और दूर कहीं कुत्ते भौंकने की आवाज गूंज रही है। अचानक एक तेज हेडलाइट उसकी आंखों पर पड़ती है और लम्हों में एक काली जीप उसकी गाड़ी के सामने आकर रुक जाती है। आसिफ हक्का बक्का ब्रेक मारता है,
मगर उससे पहले ही नकाबपोश आदमी चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक गोली शीशे पर लगती है, दूसरी टायर के पास जा कर धमाके से फटती है। आसिफ जल्दी से दरवाजा खोलकर नीचे झुक जाता है, मगर एक गोली बाजू को छू कर निकलती है और खून बहने लगता है। ऐन उसी वक्त एक और गाड़ी शोर मचाते हुए सड़क पर दाखिल होती है। हेडलाइट की रोशनी में रूमी का चेहरा उभरता है। वो कार को उस रफ्तार से मारता है कि नकाबपोश पीछे हट जाते हैं। फिर वो तेजी से निकलकर आसिफ की तरफ बढ़ता है और चीखता है, आसिफ जल्दी इधर आओ। दोनों गोलियां और शोर के बीच लड़खड़ाते हुए गाड़ी में सवार होते हैं और रूमी पूरी रफ्तार से उन्हें मौत के मुंह से निकाल ले जाता है। गाड़ी एक सुनसान फैक्ट्री के अकब में जाकर रुकी। आसिफ नीम बेहोशी की हालत में सीट से टेक लगाए बैठा था। उसके बाजू से मुसलसल खून बह रहा था। रूमी ने जल्दी से फर्स्ट एड किट निकाली और कपड़ा बांधकर खून रोकने की कोशिश की। आसिफ की सांसें तेज थीं, मगर उसकी आंखों में जिंदा रहने का अज़्म जल रहा था। वो कड़वी आवाज में कहता है, ये कोई इत्तफाकी हमला नहीं था, कोई मुझे खामोश कर देना चाहता है। रूमी लम्हा भर के लिए रुक गया और फिर गहरी आवाज में बोला, हाँ, और यही सबसे बड़ी निशानी है कि तुम किसी के मंसूबे के बीच में आ गए हो। तुम्हारे जिंदा रहने से वो खौफजदा है। आसिफ ने हल्की सी हंसी के साथ सर झुकाया, जैसे अपनी हालत पर तंज कर रहा हो। फिर आहिस्ता से कहता है, मैं चाहे जख्मी हूं, मगर पीछे हटने वाला नहीं। अब मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक सच सामने ना आ जाए। रूमी उसकी आंखों में देखकर एक सर्द मुस्कुराहट के साथ सर हिलाता है और दिल ही दिल में सोचता है, यही तो मैं चाहता था, खेल अभी शुरू हुआ है। रूमी आसिफ के कंधे पर हाथ रखकर उसे सीधा बिठाता है। उसकी आवाज पुरसुकून मगर गहरी थी, जैसे हर लफ्ज के पीछे एक हिसाबी सोच छुपी हो। यह हमला दरअसल उनकी सबसे बड़ी गलती है। जब कोई दुश्मन तुम्हें खत्म करने की कोशिश करे तो समझ लो कि वो खुद खौफजदा है, और खौफ ही उनकी कमजोरी बनेगा। आसिफ जख्मी होने के बावजूद उसके अल्फाज गौर से सुनता है। उसके होंठों पर थकनजदा मुस्कुराहट आती है और वो कहता है, यानी अब वो खुद अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। रूमी की आंखों में एक ऐसी चमक उभरती है जो आसिफ ने पहले कभी नहीं देखी थी। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, हाँ, अब वक्त है कि हम उनके ही हथियार को उनके खिलाफ इस्तेमाल करें। लेकिन याद रखो, ये खेल सीधी जंग नहीं बल्कि शतरंज है, और शतरंज हमेशा मास्टरमाइंड जीतता है। इस लम्हे आसिफ के दिल में पहली बार ये सवाल उभरता है कि रूमी की असल हिकमत अमली क्या है, मगर जख्मों की थकन ने उसे खामोश रहने पर मजबूर कर दिया। अगली शाम रूमी और आसिफ एक खुफिया जगह पर सायरा से मिलते हैं। सायरा के चेहरे पर खौफ और बेबसी के आसार नुमाया थे, जैसे वो हर पल किसी परछाई से डर रही हो। वो बैग से एक छोटा सा रिकॉर्डर निकालती है और मेज पर रख देती है। उसकी लर्जती हुई आवाज खामोश कमरे को भरती है। ये वो चीज है जो सब बदल सकती है। मैंने ये रिकॉर्डिंग हादसाती तौर पर सुनी थी और तब से डर के मारे छुपाती फिर रही हूं। रूमी और आसिफ बेख्तियार आगे झुकते हैं। सायरा बटन दबाती है और स्पीकर से अमीरा भार्गव की आवाज उभरती है, जहर में डूबी हुई, गुलजार ने मुझे कभी इज्जत नहीं दी, अब यह सल्तनत सिर्फ मेरी है, जो भी रास्ते में आएगा खत्म कर दूंगी। ये अल्फाज कमरे में गूंजते हैं तो आसिफ के वजूद पर जैसे बिजली गिरती है। उसकी सांस रुकने लगती है और आंखें नम हो जाती हैं। रूमी खामोश बैठा सुनता रहता है। रूमी ने रिकॉर्डिंग खत्म होते ही आहिस्ता से सांस भरी और अपनी कुर्सी से सीधा होकर बैठ गया। उसकी नजरें सायरा और आसिफ के चेहरों पर घूमी। फिर वो पुरसुकून मगर पुरअसर आवाज में बोला, यही तो वो कड़ी है जिसकी हमें तलाश थी। ये आवाज सिर्फ इल्जाम नहीं बल्कि एतराफ है। आसिफ अभी तक सकते में था, उसके हाथ कांप रहे थे और लबों से सिर्फ इतना निकला, मेरी अपनी मां जैसी औरत, ये सब कैसे मुमकिन है? सायरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन रूमी दिल ही दिल में सोच रहा था, शतरंज की बसात पर अब मलका की कमजोरी जाहिर हो चुकी है। अगली चाल में उसे मात देना आसान होगा। सायरा ने रिकॉर्डर बंद किया और खौफजदा नजरों से दरवाजे की तरफ देखा, जैसे किसी भी लम्हे कोई अंदर दाखिल हो जाएगा। फिर वो धीमी आवाज में बोली, ये सब कुछ मुकम्मल नहीं है, ये रिकॉर्डिंग बस आधी है।
असली राज तो उस हार्ड ड्राइव में है जो अमीरा अपने मैंशन के स्टडी रूम में रखती है। वहां उसकी पूरी प्लानिंग, खुफिया मीटिंग्स और वो तमाम शवाहिद है जो उसे हमेशा के लिए बेनकाब कर सकते हैं। आसिफ के चेहरे पर गुस्सा और बेबसी एक साथ उभरे। उसकी आवाज भारी हो गई। तो असल सबूत अभी भी उसके कब्जे में है? सायरा ने सर हिलाया, जबकि रूमी ने गहरी सांस ली और संजीदगी से कहा, इस हार्ड ड्राइव तक पहुंचना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर हमें इंसाफ चाहिए तो हमें वही हासिल करनी होगी। यही वो कड़ी है जो सब कुछ बदल सकती है। आसिफ ने कहा, तो अब हमें वो हार्ड ड्राइव लेनी ही होगी, चाहे उसके लिए जान का खतरा क्यों ना हो। अगर ये सबूत हमारे पास ना आया तो सब कुछ फिर अंधेरों में दफन हो जाएगा। सायरा ने फौरन उसे टोका। उसके लहजे में डर की झलक थी। वो मेंशन आम जगह नहीं, वहां जदीद सिक्योरिटी है, कैमरे, गार्ड्स, हर कमरा निगरानी में है। एक छोटी सी गलती तुम दोनों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। आसिफ ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, खतरा मुझे मंजूर है, लेकिन खामोशी अब नहीं। रूमी ने आसिफ की तरफ देखा और धीरे से सर हिलाया। उसकी गहरी आवाज में इत्मीनान की गूंज थी। ठीक है, तो ये तय रहा, हम वो हार्ड ड्राइव लेंगे, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। रात का वक्त था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी सर्दी फैली हुई थी। रूमी और आसिफ ने स्याह कपड़े पहन रखे थे ताकि अंधेरे में खुद को छुपा सकें। दोनों आहिस्ता आहिस्ता अमीरा के शानदार मैंशन के करीब पहुंचे। बाहर का मंजर बिल्कुल किसी कले जैसा था। ऊंची दीवारें, हर कोने पर कैमरे और गार्ड्स की मोहताज चहल पहल। रूमी ने जेब से एक छोटा सा नक्शा निकाला और मध्यम रोशनी में आसिफ को दिखाते हुए कहा, मैंशन में दाखिले के 3 रास्ते हैं, मगर हमें वही लेना होगा जहां सबसे कम पहरा है। अगर हम एक साथ गए तो पकड़े जा सकते हैं, इसलिए हमें हर कदम सोच कर रखना होगा। आसिफ ने गहरी सांस ली, जैसे अपने अंदर का खौफ दबा रहा हो। फिर वो सर हिलाकर बोला, चाहे जितना भी खतरा हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। इस लम्हे दोनों ने खामोशी से गेट की तरफ बढ़ने का फैसला किया और अंधेरों में उनका ये सफर एक नया मोड़ लेने वाला था। मैंशन की बैरूनी दीवार के करीब पहुंचते ही दोनों झुककर साए की तरह हरकत करने लगे। रूमी ने हाथ के इशारे से आसिफ को रुकने का कहा और जेब से एक छोटा सा डिवाइस निकालकर करीबी कैमरे की जानिब फेंका। लम्हा भर के लिए कैमरे की स्क्रीन जाम हो गई और अंधेरे में एक मुख्तसर रास्ता खुल गया। आसिफ ने हैरत से रूमी की तरफ देखा और सरगोशी में कहा, यह सब तुमने कब से तैयार कर रखा था? रूमी ने मुख्तसर सा जवाब दिया, इंसाफ हासिल करने के लिए हर औजार जरूरी होता है। दोनों दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुए। अंदर बाग की खामोश राहदारी थी, जिस पर नर्म रोशनी के लैंप लगे थे। गार्ड्स के जूतों की आहट दूर से सुनाई दे रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते हुए स्टडी रूम के करीब पहुंचे। वहां लकड़ी का भारी दरवाजा था, जिस पर सोने की प्लेट पर प्राइवेट लिखा हुआ था। आसिफ ने दबे लहजे में कहा, यही वो जगह है, हार्ड ड्राइव यहीं पर है। रूमी ने जेब से बारीक औजार निकाले और दरवाजे के ताले के करीब झुक गया। उसके हाथों की हरकत तेज मगर मोहतात थी, जैसे उसे इस काम की पूरी महारत हो। चंद लम्हों बाद हल्की सी क्लिक की आवाज आई और भारी दरवाजा आहिस्ता से खुल गया। अंदर का कमरा वसी और कीमती सजावट से भरा हुआ था। किताबों की अलमारियां, पुराने नक्शे और दीवार पर आवेजां गुलजार की पुरानी तस्वीर। कमरे के वस्त में एक बड़ी मेज रखी थी, जिस पर फाइलों के ढेर और एक लैपटॉप रखा हुआ था। रूमी सीधा मेज के करीब गया और दराज खोलने लगा। तीसरी दराज में उसे एक छोटी मगर वजनी हार्ड ड्राइव नजर आई, जिस पर स्याह टेप चढ़ी हुई थी। आसिफ के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने बेख्तियार कहा, यही है सच्चाई का बक्सा। रूमी ने हार्ड ड्राइव उठाकर एहतियात से बैग में रख ली, लेकिन अचानक उसकी तेज समात ने बाहर से आती हुई कदमों की आवाज सुन ली। उसने फौरन हाथ के इशारे से आसिफ को खामोश रहने को कहा और सरगोशी में बोला,
अब असल इम्तिहान शुरू हुआ है। कोई आ रहा है। दरवाजे के पीछे से करीब आते कदमों की आवाज और वाजे हो गई। दोनों के दिल की धड़कन तेज हो रही थी। रूमी ने फौरन कमरे की बत्ती बंद कर दी ताकि अंधेरा छा जाए और वो साए में छुप सके। चंद लम्हों बाद दरवाजा चिड़चिड़ा कर खुला और एक गार्ड अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में टॉर्च थी जो वो इधर उधर घुमाते हुए कमरे का जायजा ले रहा था। रूमी और आसिफ एक भारी पर्दे के पीछे दबक कर खड़े हो गए, अपनी सांसें रोककर। गार्ड की टॉर्च की रोशनी कभी मेज पर पड़ती, कभी किताबों की अलमारी पर। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मेज के करीब पहुंचा और जैसे ही दराज को खोलने के लिए झुका, रूमी ने आसिफ का हाथ मजबूती से पकड़ लिया ताकि वो कोई हरकत न करे। कमरे में मुकम्मल सन्नाटा छा गया। सिर्फ गार्ड के जूतों की हल्की सी चरचाहट सुनाई दे रही थी। गार्ड ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा, सर हिलाया और ज़ेरे लब कुछ बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होते ही रूमी ने गहरी सांस ली और आसिफ की तरफ देखकर सरगोशी में कहा, हमारी किस्मत अच्छी थी, वरना अभी सब खत्म हो जाता। गार्ड के जाने के बाद कमरे में दोबारा खामोशी छा गई, मगर दोनों जानते थे कि ये सुकून ज्यादा देर का नहीं है। रूमी ने मेज पर मौजूद लैपटॉप खोला और फौरन उसमें मौजूद फाइलों की जांच शुरू कर दी। स्क्रीन पर दर्जनों फोल्डर खुले जिन पर तारीखें और खुफिया कोड लिखे थे। आसिफ स्क्रीन पर नजरें जमाए हुए बोला, यही वो रिकॉर्ड है, इसमें सब कुछ छुपा है। हमारे वालिद और भाई के कत्ल की कहानी भी यही होगी। रूमी ने एक मखसूस फोल्डर खोला तो उसमें वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स का ढेर था। इसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे उसे मंजिल की पहली झलक मिल गई हो। लेकिन अचानक आसिफ ने हाथ रखकर कहा, हम ज्यादा वक्त जाया नहीं कर सकते। हार्ड ड्राइव मिल चुकी है, अब हमें यहां से निकलना होगा। रूमी ने लैपटॉप बंद किया और फाइल्स को हाथ भी ना लगाया। सिर्फ हार्ड ड्राइव पर भरोसा करते हुए उसने आसिफ की तरफ देखा और बोला, ठीक है, मगर निकलने का रास्ता वही नहीं हो सकता जिससे हम आए थे। अब हमें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। रूमी और आसिफ ने तेजी से कमरे का जायजा लिया कि कहीं दूसरा रास्ता निकलता हो। कमरे के कोने में एक भारी अलमारी खड़ी थी जिसके नीचे फर्श पर खफीफ सा खला महसूस हो रहा था। रूमी ने आगे बढ़कर अलमारी को जोर से धकेला तो पीछे एक तंग सा खुफिया दरवाजा नजर आया। आसिफ ने हैरत से कहा, यह रास्ता शायद अमीरा ने अपने खास आदमियों के लिए बनाया होगा। हमें यही मौका इस्तेमाल करना होगा। रूमी ने दरवाजा आहिस्तगी से खोला तो अंदर एक तारीक सुरंग जैसा रास्ता था, जहां नमी और बोसीदा लकड़ी की बू फैली हुई थी। सुरंग इतनी तंग थी कि दोनों को झुककर चलना पड़ा। पीछे मेंशन में गार्ड्स की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे किसी को शक हो गया हो कि अंदर कुछ हुआ है। उनके शोर से साफ लग रहा था कि तलाशी शुरू हो चुकी है। रूमी ने सरगोशी में कहा, वक्त हमारे खिलाफ है, हमें जल्दी निकलना होगा, वरना ये सुरंग भी हमारी कैद बन जाएगी। सुरंग के अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। सिर्फ रूमी के हाथ में छोटी टॉर्च ही रास्ते को दिखा रही थी। हवा में नमी के साथ साथ घुटन भी थी, जैसे ये रास्ता बरसों से इस्तेमाल ना हुआ हो। चलते चलते सुरंग की दीवारों पर पुराने जाले और जंग आलूद पाइप नजर आने लगे। आसिफ का दिल घबरा रहा था, मगर वो खामोशी से रूमी के पीछे बढ़ता रहा। अचानक उन्हें पीछे से भागते कदमों की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। शायद गार्ड्स को इस खुफिया रास्ते का इल्म हो गया था। आसिफ ने घबराकर कहा, वो लोग पीछे आ रहे हैं, अगर ये सुरंग बंद निकली तो हम फंस जाएंगे। रूमी ने तेज लहजे में जवाब दिया, डरने का वक्त नहीं, आगे बढ़ो, सुरंग का एक ना एक सिरा जरूर खुलेगा। चंद गज आगे बढ़ने पर सुरंग दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक रास्ता बाईं तरफ जा रहा था जो बिल्कुल तारीक और खामोश था, जबकि दूसरा दाईं तरफ ऊपर की जानिब जा रहा था जहां से मध्यम सी हवा अंदर आ रही थी। रूमी ने लम्हा भर सोचकर आसिफ को दाएं तरफ का रास्ता लेने का इशारा दिया और दोनों तेज कदमों से ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। ऊपर की तरफ जाता हुआ रास्ता तंग और कच्चा था। दीवारों पर नमी की वजह से फिसलन थी, जिस पर चलते हुए आसिफ कई बार लड़खड़ाया, मगर रूमी ने उसे संभाल लिया। दोनों के कदमों की चाप सुरंग में गूंज रही थी और पीछे से आती गार्ड्स की भागने की आवाज अब मजीद करीब हो रही थी। रूमी ने टार्च ऊपर उठाई तो एक जंग आलूद लोहे का दरवाजा दिखाई दिया जिस पर जंजीर लगी हुई थी। आसिफ ने बेचैनी से कहा, यह तो बंद है, अब हम क्या करेंगे?
रूमी ने फौरन अपने बेल्ट से एक छोटा कटर निकाला और जंजीर ओढ़ने की कोशिश करने लगा। हर वार के साथ जंजीर से चिंगारियां निकल रही थीं और पीछे से गार्ड्स की आवाजें बुलंद होती जा रही थीं। पसीने से शराबूर आसिफ ने घबराकर पीछे देखा और कहा, वो आ गए हैं रूमी, जल्दी करो वरना सब खत्म हो जाएगा। आखिरकार जंजीर टूट गई और दोनों ने पूरी कुव्वत से दरवाजा धकेल दिया। दरवाजा चरचराते हुए खुला और सामने एक पुराना गोदाम नजर आया। रूमी ने आसिफ को धक्का देकर बाहर निकाला और खुद भी पीछे आ गया। फिर फौरन दरवाजा दोबारा बंद करके अंदर से लकड़ी का बड़ा तख्ता इस पर जमा दिया ताकि पीछा करने वाले वक्त जाया करें। गोदाम में घुप अंधेरा था। सिर्फ छत के एक कोने से टूटी खिड़की के जरिए चांदनी अंदर आ रही थी। धूल से भरी पुरानी मशीनें और लकड़ी के डब्बे जगह जगह बिखरे हुए थे। रूमी ने आसिफ को बाजू से पकड़कर एक बड़े डब्बे के पीछे छुपाया और खुद एहतियात से गर्दो नवाह का जायजा लेने लगा। बाहर सड़क पर गाड़ियों के हॉर्न और कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं, मगर गोदाम के अंदर एक खौफनाक खामोशी छाई हुई थी। अचानक लकड़ी के तख्ते के जोर से हिलने की आवाज आई। गार्ड्स ने सुरंग का दरवाजा तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी थी। आसिफ ने सांस रोककर रूमी की तरफ देखा और कहा, वो अंदर आ जाएंगे, हम कहाँ छुपेंगे। रूमी ने पुरसकून लहजे में जवाब दिया, छुपने के लिए नहीं, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ये रात तवील होगी लेकिन हमें हर हाल में बच निकलना है। तख्ता हटने की जोरदार आवाज के साथ गोदाम का दरवाजा धड़ाम से खुल गया। गार्ड्स टॉर्चों की रोशनी और हथियारों के साथ अंदर घुस आए। रोशनी की तेज करने डब्बों और मशीनों पर पड़ने लगीं, जिससे साए हिलते हुए और भी ज्यादा खौफनाक दिखाई देने लगे। आसिफ ने घबराकर रूमी की तरफ देखा, लेकिन रूमी के चेहरे पर सुकून था। उसने आहिस्ता से सरगोशी की, याद रखो, हम शिकार नहीं हैं, आज शिकारी हम हैं। ये कहते ही रूमी ने एक जंगालूद लोहे की रॉड उठाई और पीछे से करीब आने वाले पहले गार्ड पर पूरी ताकत से वार किया। गार्ड जमीन पर गिर पड़ा और उसकी राइफल रूमी के हाथ लग गई। आसिफ ने भी हिम्मत करके एक लकड़ी का डंडा पकड़ा और दूसरे गार्ड पर झपट पड़ा। गोदाम में अचानक शोर, दौड़ते कदमों और धात के टकराने की आवाजें गूंजने लगी। अंधेरे और धूल में ये लड़ाई किसी खूनखार खेल की तरह लग रही थी, जिसमें जिंदा बचने वाला ही असल फातेह होना था। लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। गोलियों की तेज आवाजें गोदाम की दीवारों से टकराकर गूंजने लगीं। रूमी और आसिफ एक दूसरे की पुश्त से जुड़कर लड़ रहे थे, कभी डब्बों के पीछे छुपते और कभी अचानक निकलकर वार करते। धूल के बादल और बारूद की महक फजा को मजीद भारी बना रहे थे। इसी हंगामे में एक गोली सीधी आसिफ के सीने पर लगी। वो एक लम्हे के लिए पीछे हटा, सांस रुकने लगी और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। खून इसके कपड़ों में तेजी से फैल रहा था। रूमी ने चीख कर कहा, आसिफ नहीं। वो गोलियां चलने के बावजूद आसिफ की तरफ बढ़ा, लेकिन दुश्मनों की फायरिंग और भी तेज हो गई। आसिफ ने लरसते हुए हाथ से रूमी का बाजू पकड़ा और मध्यम आवाज में कहा, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, बाकी तुम संभालना। इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी और वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। रूमी की आंखों में गुस्से और इंतकाम की आग भड़क उठी। उसने जुनून की तरह दुश्मनों पर धावा बोल दिया और एक एक करके सबको जेर कर डाला। गोदाम में अब सिर्फ रूमी की भारी सांसों की आवाज बाकी रह गई थी।
कुछ दिन बाद अदालत के वसी हॉल में हुजूम जमा था। जज के सामने रूमी ने हार्ड ड्राइव और तमाम रिकॉर्डिंग्स पेश की। स्क्रीन पर एक एक करके वीडियोस चलने लगी। अमीरा की खुफिया मीटिंग्स, उसके हुक्म, उसकी आवाज जिसमें वो कत्ल और साजिश की मंसूबाबंदी कर रही थी। पूरे हॉल में सनसनी फैल गई। अमीरा के चेहरे का गुरूर यकदम टूट गया। वो खड़ी होकर चीखने लगी, ये सब मेरा हक था, ये सल्तनत मेरी थी। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर गूंजती रही, मगर कमरा अदालत के लोगों के चेहरों पर नफरत और हैरत ही दिखाई दे रही थी। जज ने सख्त लहजे में फैसला सुनाया, अमीरा भार्गोव, तुम्हारे जराइम साबित हो गए हैं, तुम्हें उम्र कैद की सजा दी जाती है। आस और उम्मीद अपने पांव से कुचल दी है मैंने, अपने मकसद की सिमत ही बदल दी है। झूठ से सिमेटी है तुमने खूब हमदर्दी, वक्त की सदाकत ने खाक मुंह पे मल दी है। अब तलक तो मैंने बस सब्र ही दिखाया है, दुश्मनाने जा मेरी तुमको बड़ी जल्दी है। ये जो एक हारा सा शख्स सबको लगता हूं, वक्त कुछ गुजरने दो, चाल मैंने चल दी है। कैमरा एक फ्लैशबैक में डूबता है। लाहौर के शानदार हॉल में सालों पुरानी महफिल जारी है। मेहमान आलीशान लिबास में मलबूस, रोशनियों और मौसीकी के दरमियान महजूज हो रहे हैं। अचानक सबकी नजरें गुलजार भार्गोव पर जम जाती हैं, जो रूमी की फैमिली के साथ बदतमीजी और इंसल्ट कर रहा होता है। इस वक्त वहां रूमी मौजूद नहीं था, लेकिन इसका बेटा वो मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। वो खामोशी से ये सब सहता रहा, लेकिन उसकी आंखों में कर्ब और बेबसी छिलकती रही। बाद में यही मंजर उसने अपने वालिद रूमी को सुनाया। रूमी का बेटा अपने वालिद को तफसील से बता रहा था कि किस तरह भार्गोव फैमिली ने महफिल में उनके साथ बदतमीजी की। रूमी के चेहरे पर संजीदगी के आसार थे। वो खामोशी से सुनता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में आग भड़कती रही। उस लम्हे रूमी ने तहैया किया कि ये सब यूं नहीं छुपेगा। उसके जहन में पहली बार ये ख्याल आया कि एक दिन उनके जुल्म को सबके सामने बेनकाब किया जाएगा और उसका हिसाब लिया जाएगा। फ्लैशबैक मजीद आगे बढ़ता है। रूमी का बेटा, जो भार्गोव खानदान के कारोबारी नेटवर्क में एक नौकरी कर रहा था, अक्सर अपने वालिद को अंदरूनी हालात बताता रहता। हर छोटी बड़ी बात, हर कमजोरी, हर मौका, सब रूमी के कानों तक पहुंचता। रूमी अब जानता था कि असल कमजोरी कहाँ है और वार कब करना है। ये सब कुछ इत्तेफाकी नहीं था, बल्कि एक बड़े मंसूबे का आगाज था। हर इत्तला एक ईंट, और उन ईंटों से रूमी अपने इंतकाम की दीवार तामीर कर रहा था। कैमरा वापस हाल में आता है। अदालत के बाहर रूमी अकेला खड़ा है, कपड़ों पर हल्की धूल और थकन, मगर चेहरे पर ठंडी और पुरएतमाद मुस्कुराहट। रूमी दिल ही दिल में सोचता है, भार्गो खानदान भाड़ में जाओ, मेरा इंतकाम पूरा हुआ। कैमरा उसके चेहरे पर जूम करता है, जहां रोशनी और अंधेरे के बीच एक अजीब सुकून है। ऐसा सुकून जो बताता है कि रूमी ने सिर्फ इंसाफ नहीं किया, बल्कि एक सोची समझी चांद से अपने दुश्मनों को पे दर पे तोड़कर आखिरकार फतह हासिल की। अचानक भीड़ में से रूमी का बेटा नमूदार होता है। दोनों की नजरें मिलती है और लम्हे भर में रूमी और उसका बेटा एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट और आंखों में सुकून झलकता है। वो दोनों हंसते हुए अदालत के दरवाजों से बाहर निकलते हैं, ऐसे जैसे एक लंबी जंग के बाद आखिरकार नई जिंदगी की शुरुआत हो रही हो। और फिर सामने से सायरा भी मुस्कुराती हुई आती है। वो रूमी का हाथ थाम लेती है और मंजर यहीं पर खत्म हो जाता है।